हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू लास्ट यूनिट ऑफ मशीन सेकेंड। एंड ऑब्वियसली जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था कि मशीन ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम 5 यूनिट कवर करेंगे। एंड टुडे आई एम रियली हैप्पी कि हम 5वां यूनिट कवर करने जा रहे हैं। तो ये देखिए, जो आपका यूनिट नंबर 5 का नाम है वो है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो अभी तक फर्स्ट यूनिट जो था वो सिंगल मतलब सिंक्रोनस मोटर फर्स्ट था, सेकेंड यूनिट जो था सिंक्रोनस मोटर सेकेंड था। वैसे ही थर्ड यूनिट जो था इंडक्शन मोटर फर्स्ट था और फोर्थ यूनिट इंडक्शन मोटर सेकंड था। तो अभी तक ये चारों यूनिट का हमने बहुत ही अच्छा से आपका पूरा कंप्लीटली वन शॉट कवर किया है। और नाउ फाइनली हम फिफ्थ यूनिट पे आ चुके हैं। तो अभी तक सबसे पहले आप देखिए, इसमें हम अगर आप बताएं तो ये पूरा हैंड रिटन माई नोट्स है। पूरा मतलब पूरा 18 पेज जो है, 18 पेज में मेरा हैंड रिटन नोट्स है। और इसमें जो भी चीज़ है मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं कि जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है वन ऑफ द ईजी मतलब यूनिट कह सकते हैं। इसको समझने में कोई ज़्यादा मतलब आपको मतलब नहीं इफ़र्ट देना होगा जितना कि सिंक्रोनस मशीन में देना पड़ता था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के जो मैसेज आ रहे थे फॉर पीपीटी या पीडीएफ, तो उसके लिए हमने बोला था कि आपको मेंबरशिप ज्वाइन करना पड़ेगा। तो मे बी आप लोगों को महंगा लग रहा होगा या सस्ता लग रहा हो, मुझे नहीं मालूम। लेकिन ऑब्वियसली जो पीपीटी मैं प्रोवाइड करूंगा वो 89 रुपीज़ अल्फ़ा मेंबर का मतलब कॉस्ट है, आपको ज्वाइन ही करना पड़ेगा। तो आप देखिए, आपको सस्ता या महंगा लगता हो, लेकिन सबसे पहले मैं दो लोगों को थैंक्स कहना चाहूँगा। इनका नाम है प्रणव सिंह और कहानी। ये दो लोगों ने मेंबरशिप ज्वाइन किया है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी थैंक्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, आप अगर नहीं सोचते हैं कि ये महंगा है या सस्ता है या कंटेंट ख़राब है, तो ऑब्वियसली मैं कह सकता हूँ कि मैं उसे बिल्कुल स्वीकार करता हूँ कि अभी कंटेंट पे उतना फोकस नहीं है। इसलिए मैंने जो पावर और कंट्रोल का पीपीटी था उसको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट हमने आपको प्रोवाइड किया। लेकिन मशीन में मेहनत लगा है और मेहनत का तो कुछ हर्जाना तो मिलना चाहिए। तो ऑब्वियसली मैं आपको कहूँगा कि इफ़ यू वांट देन यू कैन थिंक बैक। अगर लगेगा तो 3000 लगेगा, लेकिन यहाँ पे 89 रुपीज़ लगेगा। तो इट्स अप टू यू, इफ़ यू वांट देन यू कैन परचेज, अदरवाइज मैं कुछ नहीं कह सकता। हम जो आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको जहाँ से पढ़ना है वहाँ से पढ़ो। लेकिन हाँ, ऐसा मैसेज मत करो कि फ्री में हमें पीपीटी चाहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 5 एंड यूनिट नंबर 5 इज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो सिम इज यहाँ पे कुछ नहीं, बस यहाँ पे अभी तक जो हम इंडक्शन मोटर थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट पढ़े थे वो था हमारा 3 फेज, ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर। बट नाउ वी आर गोइंग टू मतलब अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर मतलब सबसे पहले एग्जांपल से हम बता दें कि जो आपके घर में सीलिंग फैन लगा होता है वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है। इंडक्शन मतलब क्या, इंडक्शन मतलब ये जो होगा इसका स्पीड जो होगा एन से कम होगा। एन इसमें सिंक्रोनस स्पीड से कम होगा और आराम से इसका जो लाइफ साइकिल होता है बहुत ही मतलब ज़्यादा होता है। चलिए सबसे पहले आप जानते होंगे जो भी यूनिट स्टार्ट होता है, सिंगल फेज हो या 3 फेज हो या इंडक्शन मोटर हो, सिंक्रोनस मोटर हो, वट एवर, उसका सबसे पहले कंस्ट्रक्शन से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन क्या होता है। देखिए, इसका कंस्ट्रक्शन जो है इंडक्शन मोटर जो 3 फेज था उससे अलग होगा। अब कैसे अलग होगा हम समझते हैं। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आर दोज टाइप ऑफ मोटर इन विच सिंगल फेज सप्लाई इज गिवन। देखिए, आपके घर में सिंगल फेज ही आता है, 3 फेज भी आता होगा, लेकिन जो आपके फैन में हम मतलब सप्लाई देते हैं वो सिंगल फेज होता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि द पावर रेटिंग ऑफ दिस मोटर इज़ वेरी स्मॉल, मतलब 220 वोल्ट से ही मतलब हमारा ये फैन चलता है। सम ऑफ इवन फ्रैक्शनल आर हॉर्स पावर में भी होते हैं, मतलब जो बड़े बड़े फ़ैन होते हैं वो हॉर्स पावर में भी होते हैं। तो ये हुआ हमारा सिंगल फेज का कुछ जस्ट ओवरव्यू। उसके बाद हम एप्लीकेशन, तो हम एप्लीकेशन में जानते होंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो का यूज होता है छोटे छोटे मतलब जो टॉयज़ होते हैं, फ़ैन होते हैं, हेयर ड्रायर में हम यूज़ करते हैं। नाउ कंस्ट्रक्शन एज सिमिलर टू अदर मोटर इट्स ऑल्सो हैव, मतलब इसके भी दो पार्ट होते हैं, पहला स्टेटर और दूसरा रोटर। मतलब हर चीज़ जितने भी मशीन है उसमें पहला स्टेटर आता है और उसके अंदर रोटर होता है। तो नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर। स्टेटर क्या होता है आप जानते होंगे, हम ज़्यादा इस पर इफर्ट नहीं देने वाले हैं क्योंकि लास्ट यूनिट है और अभी तक जितने भी यूनिट हैं सब में हमने स्टार्टर और रोटर के बारे में बताया है। इसमें थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि इसमें कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। इसमें एक्सिलरी वाइंडिंग आएगा, फिर से सेंट्रीफ्यूगल स्विच आएगा, तो वो थोड़ा सा समझना है जिस पे भी हम थोड़ा सा टाइम देने वाले हैं। तो नाउ व्हाट इज स्टेटर। स्टेटर मतलब आप जानते होंगे कि जो रुका हुआ होता है स्टेटर, स्टेटर उसे बोलते हैं। तो लेमिनेटेड कंस्ट्रक्शन आर मेड ऑफ स्टैंपिंग और स्टैंपिंग आर लॉटेड पेरिफेरी वाइंडिंग इज कॉल्ड स्टेटर। मतलब स्टेटर पे दो स्टेटर पे यहाँ पे लिखा हुआ है वाइंडिंग स्टेटर, और इसे मेन वाइंडिंग भी कहते हैं, ठीक है। स्टैंपिंग आर मेड, क्यों स्टैंपिंग हम करते हैं, मटेरियल फॉर सिलिकॉन स्टील मिनिमाइज द हिस्टैरिसीस लॉस। ये भी हमने बताया है कि कोर पे ही हमारा एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस होता है। तो यहाँ से आप क्लियर ही होंगे। तो नाउ स्टेटर हो गया, उसके बाद हम चलते हैं रोटर। व्हाट इज़ रोटर। रोटर इज़ रोटेटरी पार्ट ऑफ, मतलब ये मेनली स्क्वायरल केज
मतलब जो हमारा सिंगल फेज हमारा इंडक्शन मोटर होता है उसमें मेनली हमारा जो रोटर होता है वो स्क्विरल केज टाइप का ही होता है। द रोटर कंसिस्ट ऑफ अनइंसुलेटेड कॉपर और एल्यूमिनियम प्लेस्ड इन स्लॉट। मतलब आप जानते होंगे कि एल्यूमिनियम या कंडक्टर बार का हम यूज़ करते हैं स्क्विरल केज में, राइट। द बार आर परमानेंटली शॉर्ट सर्किट एट द बोथ एंड हेल्प द कंडक्टिंग रिंग। हमने सिंगल जब हम थ्री फेज आपको स्क्वायरल केज बताया था तो उसका बताया था कि स्ट्रक्चर जो होता है वो मतलब की जैसा होता है और इसमें जो कॉपर बार लगे होते हैं वो लास्ट में इंड रिंग से शॉर्ट सर्किट होते हैं। तो ये हमारा होगा रोटर। तो इसमें भी रोटर जस्ट लाइक थ्री फेज इंडक्शन मोटर जैसा ही होता है। जैसे एग्जांपल दें, एग्जांपल से हम बताएं तो ये हमारा देखिए यही हमारा मतलब रोटर का इंड रिंग, ये कंडक्टर बार हो गए, देख रहे हैं कंडक्टर बार हो गए, इंड रिंग से शॉर्ट सर्किट है। अब ये मतलब आप शायद एनालाइज नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन एक बार जब आप अपने मतलब प्रैक्टिकल लैब में जाकर देखे होते तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आता है। देखिए मेरे को समझ में आता है क्योंकि मैंने इससे बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल भी किया था। तो मशीन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आप देख लेते हैं एक बार कि वाइंडिंग कैसे होता है, स्टेटर स्लॉट क्या होता है, मतलब पेरीफेरी क्या होता है, तो समझ में थोड़ा अच्छे से आता है। लेकिन अगर आपके कॉलेज में मशीन खुला हुआ हो तब तो आप देखेंगे, लेकिन कोशिश कीजिए, आज तो इंटरनेट का ज़माना है, जहाँ से देखना चाहें वहाँ से देख सकते हैं। तो नाउ जैसे कि हमने बताया कि इसमें रोटर हम पढ़ रहे हैं। द मेन फीचर ऑफ रोटर इज दैट ऑटोमेटिकली एडजस्ट इट्स सेम नंबर ऑफ पोल एज द मतलब स्टेटर वाइंडिंग। मतलब स्टेटर पे जितने वाइंडिंग होते हैं उतने नंबर ऑफ हमारा जो रोटर होता है उसकी मतलब एक ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है जितने नंबर ऑफ पोल नीड चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले आपको बताए थे कि जो बार होता है वो कॉपर एल्युमिनियम का होता है। कॉपर का यूज़ करेंगे तो महंगा होगा, एल्युमिनियम का करेंगे तो सस्ता होगा। तो ये होगा। अगर आपके एग्ज़ाम में आए तो सबसे पहले कोर टाइप अगर बनाएंगे तो ये हमारा मतलब रोटर का अगर सिंबल बनाना चाहेंगे तो ये हमारा सिंबॉलिक फॉर्म का रोटर होगा। जैसे ये हमारा शाफ्ट हो गया, इसके बीच में ये कंडक्टर बार हो गया, वैसे ही हम सिंगल फेज एसी सप्लाई दे रहे हैं और ये स्क्विरल केज टाइप का हमारा रोटर है। तो नाउ हमने रोटर स्टेटर को कवर किया। अब इसके सिंगल फेज जो हमारा इंडक्शन मोटर है इसके सबसे मेन आपको वर्किंग समझना पड़ेगा, क्योंकि वर्किंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम सिंक्रोनस एंड इंडक्शन मोटर वट एवर वी हैव स्टडी इन थ्री फेज। तो नाउ व्हाट इज़ वर्किंग प्रिंसिपल। अगर हम वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो इन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सिंगल फेज एसी सप्लाई इज गिवन टू द स्टेटर वाइंडिंग। इससे तो बिल्कुल क्लियर है। ड्यू टू एसी करेंट, यहाँ पे हम सिंगल फेज एसी करंट दे रहे हैं, ड्यू टू दैट अल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस होगा ऑब्वियसली। देखो ये हमारा स्टेटर हुआ, स्टेटर को हम सिंगल फेज दे रहे हैं। देखो यहाँ पे सिंगल फेज, यहाँ पे थ्री फेज नहीं है। जब सिंगल फेज देंगे तो इसमें अल्टरनेटिंग फ्लक्स, एक फ्लक्स जो होगा मतलब जैसे आप देखो वेव से पैसे होता है, जब सिंगल फेज होगा तो एक बार मतलब पॉजिटिव मतलब साइकिल जाएगा और एक बार निगेटिव साइकिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो फ्लक्स क्रिएट होगा वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं क्रिएट होगा, क्योंकि आप थ्री फेज में पढ़े थे कि आरएमएफ मीन्स रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये कब क्रिएट हो रहा था, इसके क्रिएट होने के लिए टू रीज़न था कि हमारा जो फेज़ एंगल है वो 120 डिग्री होना चाहिए और जो फेज़ शिफ्ट होना चाहिए मतलब जो हमारा फेज़ होता है उसमें भी 120 डिग्री होना चाहिए। जब स्पेस एंगल और फेज़ एंगल 120 डिग्री होता था इन थ्री फेज़, जब फेज़ एंगल 120 डिग्री होता था और जब स्पेस एंगल जो था वो 120 डिग्री होता था, तब हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मतलब आरएमएफ क्रिएट होता था। ठीक है। बट यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देखो, यहाँ पर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम सिंगल फेज एसी की बात कर रहे हैं और सिंगल फेज एसी जो होता है ये देखो वेव से एक पॉजिटिव साइकिल एक नेगेटिव साइकिल जा रहा है। जब स्टेटर में हम सिंगल फेज देंगे तो एक तो हमारा फॉरवर्ड हमारा मतलब आर में बनेगा और एक हमारा मतलब रिवर्स कह सकते हैं बनेगा। ये दोनों को क्या करेगा, ये दोनों अल्टरनेटिंग नेचर के हो जाएंगे तो ये रोटेट ही नहीं करेंगे। इनको जितना ये इतना मतलब इस डायरेक्शन में उतना ही निगेटिव डायरेक्शन में है, तो ये दोनों कैंसिल करके हमारा जो मतलब एक आरएमए बनना चाहिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वो जीरो हो जाता है। तो सिंगल फेज सेल्फ स्टार्टेड नहीं होता है। अब इसको सेल्फ स्टार्टेड बनाने के लिए अगर हम आपको अगर दिखाते हैं, सेल्फ स्टार्टेड बनाने के लिए हम बहुत से प्रोसेस का यूज करते हैं, जिसमें कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टार्टिंग मेथड ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। इसमें हम स्प्लिट फेज का यूज़ करते हैं। जैसे फेज डिफरेंस कर देंगे, आपको थोड़ा सा बता दें तो इसमें कैपेसिटर यूज़ करेंगे और जब कैपेसिटर यूज़ करेंगे तो 90 डिग्री मतलब फेज शिफ्ट होगा। जैसे ही फेज शिफ्ट होगा तो जैसे ही फेज शिफ्ट होगा तो जो हमारा ये मतलब एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज में हमारा मतलब जो अल्टरनेटिंग फ्लक्स बन रहा था उसको क्या करेगा, फेज शिफ्ट कर देगा। एक बार फेज शिफ्ट किया तो ये हमारा रोटेट करने लगेगा। क्योंकि देखिए कि सबसे पहले किसी भी मोटर को रोटेट करने के लिए टॉर्क चाहिए, TORKUG, टॉर्क चाहिए, राइट। टॉर्क कब मिलेगा, जब हमारा मतलब ये फ्लक्स जो है हमारे रोटर को एक बार घुमा दे, घुमाने के लिए इसमें फेज शिफ्ट चाहिए। तो वही
जो हमारे स्टार्टिंग हम वाइंडिंग करेंगे, एक एक्सिलरी वाइंडिंग करेंगे, बहुत ही मतलब स्टार्टिंग अगर आप समझ गए हैं तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में केवल और केवल अगर आप अपना सिलेबस उठा के देखेंगे तो स्प्लिट फेज, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, कैपेसिटर मतलब कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, इसको टू वैल्यू कैपेसिटर भी कहते हैं क्योंकि इसमें दो कैपेसिटर यूज करते हैं। फिर परमानेंट स्प्लिट फेज कंडक्टर और सैडेड पोल हमारा मोटर। तो केवल पांचों का वर्किंग प्रिंसिपल सेम है, लेकिन सबसे मेन होता है कि स्टार्टिंग के जो हम ये 20 मिनट आप मतलब आपको समझा रहे हैं मतलब कैसे वर्किंग होता है, ये आप समझ गए तो सिंगल फेज आपकी चुटकी में आ जाएगा। बहुत ही आसान है, लेकिन वर्किंग समझ में आना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया कि जो हमारा सिंगल फेज होता है और इसमें फ्लक्स जो होता है अल्टरनेटिंग नेचर होता है और एक दूसरे को मतलब कट आउट कर देते हैं, क्योंकि इनका ये जो होता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है। तो इसको फेज शिफ्ट बनाए रखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम मेथड यूज करते हैं जिसमें कि हम फेज शिफ्ट करते हैं बाय यूजिंग कैपेसिटर यूज करते हैं। फेज शिफ्ट होता है इसमें मतलब डिफरेंस होता है एक बार रोटेट हुआ हमारा रोटेशनरी चालू हो गया, जब एक बार हमारा फैन चालू हो गया तो वो रोटेट होता रहेगा। इसीलिए इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग क्या होता है, मेन वाइंडिंग क्या होता है, हम पढ़ेंगे। चलिए अब हम आपको मतलब कंसेप्ट समझा दिए, अब वन बाय वन हम थ्योरी को पढ़ते हैं जिससे कि आपको थोड़ा और अच्छे से नॉलेज हो जाए कि हाउ इट्स वर्किंग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो अभी तक हमने बताया कि अल्टरनेटिंग फ्लक्स देते हैं, अल्टरनेटिंग फ्लक्स देने से हमारा वही लिखा होगा सबसे जब पढ़ते हैं, द फ्लक्स लिंक विथ रोटर कंडक्टर ड्यू टू ट्रांसफार्मर एक्शन। ओबियसली ट्रांसफार्मर एक्शन होगा, हमारे रोटर को मतलब इंड्यूस होगा करंट, और इंड्यूस होने से हमारा यहाँ पे लिखा है ड्यू टू अनदर फ्लक्स कम इनटू रोटर रिक्वायर मोटरिंग एक्शन इज कॉल्ड रोटर रोटर फ्लक्स। नाउ जो हमने समझाया था वही हमने देखिए अपने नोट्स में बिल्कुल अच्छे से डिपिक्ट किया है, जो हम बताया था वही लिखा है। एज वी नो दैट डीसी मोटर आर सेल्फ स्टार्टिंग, हम जानते हैं कि डीसी मोटर इस सेल्फ स्टार्टिंग होता है, बट सिंगल फेज मोटर आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा, ये क्यों होता है। लेट्स सी व्हाई सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। तो हमने जो समझाया वो थोड़ा आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन इसको समझने के लिए डबल रिवॉल्विंग थ्योरी रहता है, डबल रिवॉल्विंग थ्योरी इन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। अगर ये थ्योरी आपको समझ में आएगा तो आप समझ जाएंगे कि हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्यों सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देखिए इसमें ये लास्ट यूनिट है, और लास्ट यूनिट को मैं बहुत ही अच्छे से डिपिक्ट करना चाहता हूँ। इसमें बातें कम और जो हमारे कह सकते हैं जो टॉपिक पे डिस्कशन है उस पर ज़्यादा हम फोकस कर रहे हैं। तो नाउ वी कैन सी कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी कैन बी रिसॉल्व इनटू टू रोटेटिंग कंपोनेंट। वन इज अपोजिट डायरेक्शन एंड मतलब एक जो है इन डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक और एक उसके अपोजिट डायरेक्शन है। तो मैग्नीट्यूड और हाफ एंड मैक्सिमम जैसे हम अभी देखिए फिगर से समझते हैं, फिगर से आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। देखिए हम इसमें 5 कंडीशन लेंगे डबल रिवॉल्विंग थ्योरी को समझने के लिए। तो सबसे पहले देखिए हम सिंगल फेज सप्लाई ले रहे हैं, तो इसके लिए जो मेन फ्लक्स होगा, मान के चलिए मेन फ्लक्स का डायरेक्शन इस साइड है, तो ये हमारा एक मतलब अल्टरनेटिंग करंट एक नेगेटिव साइकिल एक पॉजिटिव साइकिल आएगा। तो अगर पॉजिटिव साइकिल के लिए तो हमारा फाई जो होगा, अब ये फाई है तो हाफ में बढ़ जाएगा क्योंकि एक साइकिल ये होगा एक साइकिल ये होगा, तो हमारा फाई एम जो है 5/2 हो जाएगा। ठीक है, एक जो होगा मतलब मेन डायरेक्शन होगा, एक जो होगा अपोजिट डायरेक्शन इसके होगा। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड 5/2, इसका भी मैग्नीट्यूड हमारा 5/2 होगा। तो ये जब कब होगा, मतलब ये जब हमारे मेन फील्ड जो है उसके पैरेलल होगा, जो हमारा मेन फ्लक्स है उसके अगर पैरेलल फ्लक्स होगा दोनों तो 5/2 5/2 डिग्री से होगा। लेकिन अगर सम एंगल पे कर दे, सम एंगल पे तो भी मतलब इधर जाएगा तो मतलब पॉजिटिव में होगा, और इधर जाएगा हमारा फ्लक्स तो निगेटिव होगा। मतलब अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, अगर मतलब रिवर्स डायरेक्शन है तो निगेटिव। अगर ये 180 डिग्री पे हुआ हमारा मेन फ्लक्स का तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। फिर अगर 180 डिग्री माइनस में लिए तो फिर ये पैरेलल हो जाएंगे, और फिर हम 180 मतलब 270 किए तो जीरो हो जाएंगे। इसको हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ ये जो हमारा ग्राफ है। देखिए सबसे पहले जब ये मेन फ्लक्स के हमारा जो ये फॉरवर्ड मतलब फ्लक्स है और रिवर्स जो फ्लक्स है वो 1 मतलब 0 डिग्री है। जब 0 डिग्री है तो देखिए हमारा फाई एम मिल रहा है, मैक्सिमम फ्लक्स मिल रहा है। लेकिन जैसे कुछ एंगल पे हो जा रहा है, ये कुछ एंगल पे फ्लक्स है, लेकिन जैसे ही हमारा 180 डिग्री हो रहा है, तो 180 डिग्री या 90 डिग्री हो रहा है, जैसे यहाँ पे 90 डिग्री दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री हो रहा है तो जीरो हो जा रहा है। देख सकते हैं दोनों को फ्लक्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में सिंगल फेज है तो ये जीरो हो जा रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे 180 डिग्री देखिए 180 डिग्री पे फिर हमारा ये फ्लक्स जो है फाई एम ही है, तो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम फ्लक्स मिला। फिर 270 डिग्री, जैसे 270 डिग्री है ये हमारा फ्लक्स जो है जीरो हो गया। तो आप देख रहे हो ना यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम सिंगल फेज सप्लाई दे रहा हूँ, सिंगल फेज सप्लाई की देने के कारण हमारा फ्लक्स जो है मैक्सिमम और मिनिमम हो जा रहा है।
तो जहाँ भी हमारा फ्लक्स मैक्सिमम में मिनिमम जहाँ भी जीरो आएगा वहाँ फ्लक्स बनेगा ही नहीं। जब फ्लक्स बनेगा नहीं तो रोटर कैसे रोटेट करेगा भैया, सोचो। तो इसीलिए हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होता है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। देखिए, एक वन शॉट में इतना थ्योरी को समझाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि सोचो पूरा मतलब आपके चैप्टर को ही कवर करना है विद इन 1 आवर, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आप सोचोगे कि पूरा आपको समझ में आ जाएगा, तो नहीं समझ में आने वाला। इससे पहले वन शॉट मीन्स आपने आप रिवीजन कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं से एक बार जरूर पढ़े हैं, तभी आपको समझ में आएगा। अदरवाइज सोचोगे कि पढ़ाने नहीं आता है, पढ़ने नहीं आता है, समझाने नहीं आता है, तो ये आपका माइंडसेट है, ये मेरा माइंडसेट नहीं है। क्योंकि मैं जब समझाता हूँ तो मेरा कंसेप्ट क्लियर होता है, तो मैं बहुत खुश हूँ। तो थोड़ा सा आपका भी हेल्प हो जा रहा है, मेरा भी हेल्प हो रहा है, तो चलो साथ चलते हैं, सबका साथ सबका विकास। सो नाउ इसी को ध्यान में रखते हुए आगे हम पढ़ते हैं। द फ्लक्स इंटरेक्ट विथ फॉरवर्ड कंपोनेंट, मतलब ये फाई एफ हो गया फॉरवर्ड, और जो बैकवर्ड होगा उसको फाई बी से हम डिनोट करेंगे। तो यही हम लिख रहे हैं कि द फ्लक्स इंटरेक्ट विथ फॉरवर्ड टू प्रोड्यूस टार्क इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मतलब रोटेट कर रहा है फ्लक्स, उसको हम फॉरवर्ड फ्लक्स कहते हैं। वाइल अदर फ्लक्स इंटरेक्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, उसे हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको फाई बी के मतलब फाई बी से हम डिनोट करते हैं। तो नाउ एट स्टार्टिंग दिस टू टॉर्क इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। एट स्टार्टिंग में दोनों का मैग्नीट्यूड फाइव एम बाई टू है, लेकिन दोनों जो हैं अपोजिट डायरेक्शन में है, जिसके कारण हमारा मेन फ्लक्स जो है वो जीरो हो जाता है। तो नाउ हम क्या करने वाले हैं, वही लिखा है कि नेट टॉर्क इज जीरो इन हैंस सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। तो डबल रिवॉल्विंग थ्योरी आपका क्या बता रहा है, डबल रिवॉल्विंग थ्योरी ये बता रहा है कि आपका सिंगल फेज जो इंडक्शन मोटर रहता है वो सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होता है। आपने मतलब ग्राफ ड्रा करके बहुत अच्छे से देख लिया और आपको समझ में आया होगा। तो नाउ हम कैलकुलेशन ऑफ स्लिप चलते हैं। देखिए, अभी तक आपने इंडक्शन मोटर में जो पढ़ा होगा कि इंडक्शन मोटर में स्लिप जो होता है 0 से 1 के बीच में होता है, वही आपने इंडक्शन मोटर में देखा 0 से 1 के बीच में होता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे 0 से लेकर शायद 2 तक होता है। यहाँ पे स्लिप जो होता है 0 से 2 तक होता है। अब 2 कैसे आता है, केवल और केवल बैकवर्ड फ्लक्स और फॉरवर्ड फ्लक्स के कारण आता है, वही हम समझेंगे। और इसका जो ये आगे आप देख सकते हैं, जो ये फ्लक्स टार्क और स्लिप कैरेक्टरिस्टिक है, ये आपके एग्जाम में आता है। देख सकते हो ये कितना देखने में भयंकर लग रहा है, लेकिन ये भयंकर है नहीं। मैं जब समझाऊंगा तो बहुत ही सिंपली आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो आगे हम सबसे चलते हैं कैलकुलेशन ऑफ स्लिप करते हैं फॉर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ फॉरवर्ड स्लिप विथ रिस्पेक्ट टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो सबसे पहले आप स्लिप का फार्मूला जानते हो कि एस एफ इक्वल टू क्या होता है, एन एस माइनस एन आर बाई एन एस। तो यहाँ से सबसे पहले हमें देखना होगा कि जब स्पीड जो है एन आर जो है जीरो होगा। जब एन आर जीरो होगा तो हमारा स्लिप 1 आएगा, क्योंकि देखो एन आर जीरो होगा तो ये कट जाएगा, तो हमारा स्लिप 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो फॉरवर्ड टॉर्क था वो स्टेशनरी टॉर्क के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। फॉरवर्ड टॉर्क जो होगा, हम फॉरवर्ड देखो हम यहाँ पे फॉरवर्ड टॉर्क की बात कर रहे हैं, वी आर टेकिंग फॉरवर्ड स्लिप। तो फॉरवर्ड टॉर्क इसमें स्टेशनरी मतलब जो स्टेशनरी जो टॉर्क होगा उसके बराबर होगा। जब इन जो होगा एन आर जो होगा एन एस के बराबर होगा, एन एस के बराबर होगा तो ये जीरो हो जाएगा। हमारा स्लिप जब जीरो होगा तो हमारा फॉरवर्ड टॉर्क जो होगा वो जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, यहाँ पे सोचने की बात है। आप जानते हो कि जब टॉर्क मैक्सिमम होता है तो स्पीड हमारा मिनिमम होता है, और जब स्पीड मैक्सिमम होता है तो टॉर्क हमारा मिनिमम होता है। तो यहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा है, देखो यहाँ सिंक्रोनस स्पीड चल रहा है। जब सिंक्रोनस स्पीड चलेगा तो हमारा टॉर्क मैक्सिमम होगा। ऑब्वियसली स्पीड अगर कम होगा तो टॉर्क मिनिमम होगा। अगर गलती हो गया बोलने में तो बस ध्यान रखिएगा कि टॉर्क इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। जहाँ स्पीड ज़्यादा होगा वहाँ टॉर्क जीरो होगा ही होगा, और जहाँ टॉर्क होगा वहाँ स्पीड कम ही होगा। अरे अपने बाइक से सोचो ना कि जब एक गियर में चाहोगे कि अगर मतलब आपको हिली एरिया पे चलाना है तो एक गियर में ही आपका मतलब गाड़ी चलेगा। अगर सोचोगे कि 60 का स्पीड है और आप ऊंचाई पे चला दो तो नहीं चलेगा। तो टॉर्क और स्पीड में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अगर आप समझोगे नहीं इसे कंसेप्ट को तो आप समझ नहीं पाओगे। तो हम यहाँ समझाने नहीं, यहाँ रिवीजन कराने आए हैं। चलो आगे देखते हैं। तो हमने बताया कि जब हमारा स्पीड जीरो होगा, स्पीड जो होगा एन एस के बराबर होगा। अब हम लेते हैं मतलब इस यहाँ पे एन एस जो होगा निगेटिव भी आएगा। एन एस अगर निगेटिव हो गया तो क्या होगा, हमारा जो स्पीड है वो निगेटिव डायरेक्शन में चलने लगा एन एस स्पीड से। तो एन एस स्पीड से अगर निगेटिव चलने लगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा स्लिप 2 आ गया, और ये जो है टॉर्क मिनिमम आ जाएगा। जो हमारा फॉरवर्ड टॉर्क है वो मिनिमम हो जाएगा। यहाँ देखें ना कि हमारा जो स्लिप है वो 0 से 2 तक आ रहा है, लेकिन यही इंडक्शन मोटर में स्लिप 2 नहीं हो सकता, या मतलब 3 फेज़ की हम बात कर रहे हैं या सिंक्रोनस मोटर में। तो जब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है उसमें टॉर्क जो होता है 0 से 2 तक होता है। तो ये हमने फॉरवर्ड मतलब जो फॉरवर्ड स्लिप था उसके रिस्पेक्ट में हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखा था। अब हम देखते हैं जो कैलकुलेशन ऑफ
बैकवर्ड स्लिप है विथ रिस्पेक्ट टू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अभी हमने बताया कि जो फॉरवर्ड टॉर्क है उसको हमने क्लॉकवाइज में देखा था, जो मतलब बैकवर्ड टॉर्क था उसको हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखा था। तो यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले हम एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो स्पीड जो होगा निगेटिव डायरेक्शन में। तो हमारा स्लिप का फॉर्मूला यहाँ से स्लिप बैकवर्ड हो जाएगा एन एस इक्वल टू एन प्लस एन एस हो जाएगा। यहाँ से फिर हम स्लिप को पहले दी 3 कंडीशन में देखेंगे। यहाँ पे हमारा स्लिप का फॉर्मूला भैया ये हो गया, ये बैकवर्ड कंडीशन के लिए ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जैसे ही स्लिप जीरो हो, मतलब स्पीड जीरो होगा, स्लिप 1 आ जाएगा, ये कट जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। जो हमारा बैकवर्ड स्लिप हो जाएगा वो स्टेशनरी स्लिप के बराबर हो जाएगा। अगर स्पीड एन एस के बराबर है, एन एस के बराबर हो गया तो 2 यहाँ पे एन एस हो जाएगा। यहाँ पे हमारा स्लिप जो होगा 2 आ जाएगा और टॉर्क मिनिमम हो जाएगा। यहाँ पे स्पीड माइनस में लेंगे तो ये कट जाएगा और जीरो आ जाएगा, और यहाँ पे बैकवर्ड टॉर्क जो होगा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बैकवर्ड स्लिप कैरेक्टरिस्टिक हुआ, कैसे हुआ, फॉरवर्ड कैसे हुआ, ये हम अब दोनों के बीच में रिलेशनशिप देखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन फॉरवर्ड स्लिप और बैकवर्ड स्लिप। तो अभी स्लिप बैकवर्ड के लिए देखे थे फॉर्मूला ये होता है एन एस प्लस इन माइनस एन एस होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि जो इन है, ठीक है ना, यहाँ पे 2 एन एस कर लेंगे। मतलब देखो एन एस जो है, एन एस 2 एन एस है, इसमें से एक एन एस घटाएंगे तो ये एन एस ही बचेगा। हमें एन एस यहाँ पे देखो एक बार सिंपली हम दिखा देते हैं। एन एस की जगह पे मैंने 2 एन एस माइनस एन एस किया है। तो देखो एन एस में से एन एस कटा तो एक एन एस बचा, हम कुछ नहीं किया और माइनस माइनस प्लस हो गया। तो हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किए और इस टाइप में लिखे। जब इस टाइप में लिखेंगे और फिर इसको आगे हम थोड़ा सा जब सॉल्व करेंगे तो 2 एन एस के नीचे हम एन एस लिखेंगे तो एन एस कट जाएगा, ठीक है, 2 बचेगा और एन एस माइनस एन एस ये जो स्लिप फॉरवर्ड का आ जाएगा। तो यहाँ पे स्लिप बैकवर्ड इक्वल टू 2 माइनस स्लिप फॉरवर्ड। तो ये हमारा रिलेशनशिप होता है। देखो ये बहुत कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछता भी है कि स्लिप बैकवर्ड जो होता है और स्लिप फॉरवर्ड का रिलेशनशिप होता है वो दोनों का सम की 2 के बराबर होता है। बैकवर्ड स्लिप इक्वल टू फॉरवर्ड स्लिप इक्वल टू 2 होता है। तो यहाँ से हमने समझाया स्लिप कैरेक्टरिस्टिक। अब हम चलते हैं टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक को समझते हैं। हाँ, जो हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है, तो जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है, सबसे पहले ये आप टार्क जानते होंगे, 3 फेज में आपने पढ़ा होगा, ये स्लिप होता है। तो उसमें भी देखिए एक लो स्लिप रीजन एक हाई स्लिप रीजन आता था। जो लो स्लिप रीजन रहता था उसमें फॉरवर्ड टॉर्क हम देखेंगे, जो हमारा मतलब एक बैकवर्ड स्लिप मतलब फॉरवर्ड टॉर्क के लिए कम स्लिप कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, एक बैकवर्ड के लिए देखेंगे। हमारे 3 फेज में एक मतलब लो स्लिप रीजन आता था जिसमें टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, एक हाई स्लिप रीजन आता था जिसमें हमारा रिवर्स होता मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था। तो वैसे इसमें भी होगा। देखिए हमारा ये टार्क हो गया और ये एन एस हो गया, मतलब स्पीड और स्लिप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा एन एस है और ये हमारा स्लिप है, आप देख लेना, बस हम आपको समझा दे रहे हैं कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो फॉरवर्ड स्लिप होगा, पहले लीनियरली टार्क जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्लिप होगा एट स्टार्टिंग। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ाएंगे वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टार्क का हो जाएगा, ठीक है। हम देखिए सिंगल फेज ले रहे हैं, सिंगल फेज हमारा ऐसी है, ठीक है, ये हमारा सिंगल फेज है। तो पहले जो होगा टॉर्क जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टॉर्क होगा, तो हमारा जो टॉर्क होगा स्लिप के मतलब लीनियरली बढ़ेगा। जैसे जैसे आगे जाएंगे यहाँ पे हमारा टॉर्क जो होगा वो मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो इसका जो ग्राफ आएगा ऐसे आएगा। ये हमारा फॉरवर्ड टॉर्क के लिए होगा। अगर बैकवर्ड टॉर्क के लिए देखें तो यहाँ पे हमारा स्लिप जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टॉर्क के, तो लीनियरली होगा। आगे जाएंगे तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इसलिए ये थोड़ा ग्राफ जो होगा ऐसे बनने लगेगा। तो यही हमारा कैरेक्टरिस्टिक होता है फॉरवर्ड स्लिप और बैकवर्ड स्लिप का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो जानते हैं लीनियरली हमारा ग्राफ ड्रा होता है। तो हम फॉरवर्ड के लिए यहाँ पे लीनियरली होगा, बैकवर्ड के लिए हमारा लीनियरली यहाँ होगा। अब यहाँ पे इन्वर्सली होगा तो ये हमारा जीरो की तरफ जाएगा, फिर यहाँ पे इन्वर्सली होगा तो हमारा जीरो की तरफ जाएगा। तो ये हमारा सिंगल फेज पहले बनाएंगे और उसके बीच में फॉरवर्ड टार्क और रिवर्स टार्क जो हमारा बैकवर्ड टार्क था उसका कैरेक्टरिस्टिक बनाएंगे, और हमारा टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक फॉर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया होगा। तो नाउ हम कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या होता है, जो कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि इट्स यूज फॉर स्मॉलर इक्विपमेंट वेयर इट्स रिक्वायर। जैसे पंप में इसका यूज करते हैं, जो हमारा कंप्रेसर होता है स्मॉल फैन में, मिक्सचर में, टॉयज़ में, वैक्यूम क्लीनर में हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का कुछ एप्लीकेशन हो गया। नाउ हम पढ़ने वाले हैं स्टार्टिंग मेथड ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। अभी आपने डबल रिवॉल्विंग थ्योरी, जो डबल रिवॉल्विंग थ्योरी था उससे देखा कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। तो इसको सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, देखो एक एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। देखो आप देखे होंगे कि जो आपका सिंगल फेज मतलब जो मोटर घर पे होता है, मतलब जो फ़ैन होता है वो चलता नहीं है। चलता नहीं तो क्या करते हो, कभी कभी देखोगे आपका जो टेबल फ़ैन होता था पहले का वो चलता नहीं था तो एक उसमें पिन लगा के घुमाते थे, है ना, याद है ना।
ऑब्वियसली याद होगा यार, अभी भी होता होगा, अभी आजकल तो वो फ़ैन में नहीं होता है। तो सिंगल फेज़ पहले वाले जो टेबल फ़ैन आते थे उसमें जो फ़ैन होता था, जैसे ये ब्लेड हो गया, ये घूम नहीं रहा है, लेकिन इसमें सिंगल फेज़ आपने दे दिया तो क्या करते थे, एक बार घुमाते थे, जैसे ही घुमाए ये नाचने लगा, घूमने लगा। तो उस समय क्या होता था, एक बार सोचो, यहाँ पे दिमाग लगाओ। इसलिए हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो होता है ना, बहुत ही अच्छा ब्रांच होता है भैया, बहुत ही अच्छा होता है। इसमें इतना इंटरेस्ट आता है पढ़ने में, जितना मैं बता नहीं सकता। ये मेरा ओन ओपिनियन है, आई डोंट नो अबाउट यू कि आपको इंटरेस्ट आता है कि नहीं, लेकिन सोचो, जो आप देखते हो उसका प्रैक्टिकल यहाँ पे हम आपको नॉलेज देने वाले हैं। जो आपका ये मान के चलो ब्लेड हुआ, ठीक है, ये हमारा ब्लेड हो गया, और ये ब्लेड जो होता है ये रोटेट नहीं करता है स्टार्टिंग में, जो हमारा सिंगल फेज होता है। जब इसमें हम पिन लगा के एक बार रोटेट कराते हैं, ये चालू हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, अभी हमने बताया कि जो सिंगल फेज जो एसी सप्लाई देते हैं उसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्लीप, मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड फ्लक्स होता है। इसी कारण ये दोनों को मीट आउट कर देते हैं। जितना मैग्नीट्यूड फॉरवर्ड में होता है उतना निगेटिव होता है, तो ये कैंसिल कर देते हैं। तो इसमें टॉर्क डेवलप ही नहीं होगा। टॉर्क डेवलप नहीं होगा तो बस ये आवाज़ करेगा घन 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 घन, और मतलब ये रोटेट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इसको फेज शिफ्ट करोगे, थोड़ा नचा दोगे, तुरंत इसमें रोटेशन होगा और ये नाचने लगेगा। तो यही मेन रीज़न होता था पहले ज़माने के जो फ़ैन होते थे, वो ऑटोमेटिक मतलब क्यों नहीं स्टार्ट होते थे। उसी के लिए कैपेसिटर यूज करते हैं। कैपेसिटर यूज करते हैं क्यों? क्योंकि थोड़ा सा फेज शिफ्ट हुआ, हमारा रोटर स्टार्ट हो गया। जब एक बार स्टार्ट हो गया तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारा मतलब कैपेसिटर रहे या ना रहे, बस स्टार्टिंग के लिए हम कैपेसिटर यूज करते हैं। तो वही स्टार्टिंग मेथड है। केवल फेज शिफ्ट करने के लिए 5 मेथड है। पहला स्प्लिट फेज, मतलब फेज को स्प्लिट कर देना। दूसरा कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर और सैडेड पोल मोटर। तो ये पाँचों मोटर का ऑब्वियसली, अगर एक मोटर का आप वर्किंग समझ जाएंगे तो पाँचों मोटर का वर्किंग समझ जाएंगे। चलिए, सबसे पहले हम स्प्लिट फेज समझते हैं कि स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर क्या होता है। तो नाम से स्प्लिट फेज को स्प्लिट करना है। तो इन स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज, विथ स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग से हम रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। इट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंट रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर। देखो, फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर आप नहीं समझ पाए वर्किंग तो एक का नहीं समझोगे तो किसी का नहीं समझ पाओगे। इसीलिए अगर आप 2x में देख रहे हो वीडियो तो प्लीज़ इसे नॉर्मल में कर लो, और मैं भी बहुत ही धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि एक समझ में आया तो आपको पाँचों समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमने बताया कि इसमें एक हम SW जो स्विच है आल्सो कनेक्टेड विथ वाइंडिंग स्विच ऑफ आफ्टर रोटर। देखो, इसमें हम एक स्टार्टिंग वाइंडिंग करेंगे, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक एक्सिलरी वाइंडिंग करेंगे। और जो हमारा एक्सिलरी वाइंडिंग जो हेल्प करने वाली है, हाँ, एक्सिलरी वाइंडिंग में एक स्विच लगाएंगे, सेंट्रीफ्यूगल स्विच। तो जैसे ही हमारे यहाँ पर मोटर होगा, मोटर जैसे ही सबसे पहले इसमें फेज शिफ्ट करना पड़ेगा। जैसे मान के चलो ये हमारा फेज शिफ्ट करना पड़ेगा, अभी आगे समझाएंगे। जैसे ही फेज शिफ्ट हुआ, हमारा मोटर स्टार्ट हुआ, ये वाइंडिंग का कोई रोल नहीं। अगर इस वाइंडिंग में भी हम AC देंगे तो ये जो टिक है, इसमें लॉसेज होगा। तो लॉसेज को कम करने के लिए इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम स्टार्ट करते हैं। कब इसको बंद करते हैं? ये स्विच स्टार्टिंग में स्टार्ट रहता है और बाद में जब 75% हमारा रोटर रोटेट होने लगता है तो ये जो हमारा वाइंडिंग है इसको रिमूव कर देते हैं। यही हम आगे समझाने वाले हैं। देखिए, यहाँ जो फिगर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ये हमारा मेन वाइंडिंग हो गया, ये हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग हो गया। इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग में देखिए कैपेसिटर लगा हुआ है, और यही कैपेसिटर जो होगा स्विच को ऑफ कर देगा। जब स्विच ऑफ हो जाएगा तो हमारा केवल और केवल मेन वाइंडिंग से हमारा रोटर जो है रोटेट होने लगेगा। तो यही हम समझेंगे। देखिए, समझते हैं कैसे। जैसे हमने बताया कि इसमें वी यूज ए स्विच ऑल्सो कनेक्टेड इन सीरीज विथ द वाइंडिंग स्विच ऑफ आफ्टर द रोटर हैज़ ऑब्टेन रनिंग स्पीड। ठीक है, तो जो मेन वाइंडिंग हम इसमें जो होता है, मेन वाइंडिंग एंड एक्सिलरी वाइंडिंग आर डिस्प्लेस एट एंगल ऑफ 90 डिग्री। हम ऐसा इसमें वाइंडिंग करते हैं, जो हमारा मेन वाइंडिंग होता है और जो एक्सिलरी वाइंडिंग होता है वो दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे डिस्प्लेस्ड होते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, जो मेन वाइंडिंग होता है, देखो जो मेन वाइंडिंग होता है उसमें रेजिस्टेंस लो होता है, इंडक्टेंस हाई होता है। यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ, जो मेन वाइंडिंग होता है उसमें लो रेजिस्टेंस जो होता है लो होता है, लेकिन इंडक्टेंस जो होता है हाई होता है। लेकिन अगर एक्सिलरी वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग की हम बात करें तो उसमें रेजिस्टेंस जो होता है ज़्यादा होता है, लेकिन जो इंडक्टेंस होता है वो कम होता है। अब इसका क्या रीज़न होता है, अब यही वर्किंग हम पढ़ेंगे तो समझेंगे। तो स्टार्टिंग टार्क यहाँ पे लिखा है कि स्टार्टिंग टार्क वुड बी हाई एंड इम्प्रूव पावर फैक्टर। देखो, स्टार्टिंग में हम टार्क इसलिए हाई रखते हैं क्योंकि जब टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे थे, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक, उसमें आप जानते हो कि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही हमारा टॉर्क मिलेगा, सबसे मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। तो इसीलिए स्टार्टिंग में हमें रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए, इसीलिए हम स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस जो होता है ज़्यादा रखते हैं कि हमें टॉर्क अधिक से अधिक मिले। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग टार्क होता है, स्टार्टिंग टार्क वुड बी हाई टू इम्प्रूव पावर फैक्टर, ये पावर फैक्टर भी इम्प्रूव करता है। बट
पुअर रनिंग टॉर्क ड्यू टू दैट रिमूवल ऑफ कैपेसिटर यूजिंग स्विचिंग। यही मेन रीज़न है कि हम बाद में अगर एक बार हमारा मोटर स्टार्ट हो गया तो उसको रिमूव करना पड़ता है। अगर रिमूव नहीं करेंगे तो जो पुअर टॉर्क ड्यू टू रिमूवल ऑफ कैपेसिटर यूजिंग स्विच, तो यही है। बट पुअर टॉर्क ड्यू टू दी रिमूवल ऑफ कैपेसिटर यूजिंग स्विच, तो हम बाद में इस कैपेसिटर को रिमूव करते हैं। सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे। ये हमारा मेन वाइंडिंग है, ठीक है। ये हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग है। स्टार्टिंग में सहायक वाइंडिंग, केवल और केवल देखो क्या होगा। सबसे पहले मान के चलो ये हमारा रेफरेंस लेते हैं वोल्टेज। ये हमारा इंडक्टेंस के कारण ये हमारा आई आर हो गया, ठीक है। ये हमारा आई आर हो गया। आई आर जो होगा लीड लाइक करेगा, ठीक है। स्टार्टिंग वाइंडिंग में आपने देखा, स्टार्टिंग वाइंडिंग हम कैपेसिटर यूज कर रहे हैं, तो इसलिए इसका मतलब ये इसका जो होगा ये वोल्टेज से लीड करेगा। और ये हमारा मेन वाइंडिंग का आपने देखा कि इंडक्टेंस जो था वो ज़्यादा था। इंडक्टेंस ज़्यादा होगा तो लैगिंग इन नेचर। तो जैसे ही हम स्टार्टिंग में जब इसको हम स्टार्ट करेंगे तो इसमें देखिए पहले क्या था। देखो पहले अगर हम बात करें तो ये हमारा वोल्टेज था, ये हमारा आई आर करंट था और ये हमारा आई एम था। तो स्टार्टिंग में फॉरवर्ड स्लिप और बैकवर्ड स्लिप के कारण इसमें टॉर्क डिवेलप नहीं हो पा रहा था, फेस शिफ्ट नहीं हो पा रहा था। लेकिन जैसे हम मतलब कैपेसिटर यूज़ किए स्टार्टिंग वाइंडिंग में तो ये फेस शिफ्ट हुआ, ये 90 डिग्री से डिस्प्लेस्ड है। जैसे फेस शिफ्ट हुआ इसमें मतलब टॉर्क में थोड़ा सा डिफरेंस हुआ और हमारा टॉर्क जो है बन गया और हमारा रोटर जो है रोटेट हो गया। जैसे ही फेस शिफ्ट किए हमारा रोटर रोटेट होने लगेगा और हमारा इंडक्शन मोटर स्टार्ट हो जाएगा। दैट्स सिंपल द वर्किंग प्रिंसिपल एंड हाउ इट्स वर्क हमने आपको समझाया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम कैपेसिटर को बाद में जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है इसको रिमूव करते हैं, इसलिए हम एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाते हैं। और ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच कब रिमूव करते हैं, जब हमारा मोटर जो है स्टार्टिंग में 75% स्पीड को अचीव कर लेगा। अगर मान लो हम रिमूव नहीं करेंगे तो झुट्ठे का इसमें भी हमारा ऐसे ही सप्लाई आएगा और इसका कोई रोल नहीं रहेगा और हमारा जो लॉसेज ज़्यादा होंगे। तो इसका ऐसा ही हम फंक्शन करते हैं कि इसमें 75% स्पीड अचीव करने के बाद हमारा जो है सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो होगा ये स्टार्टिंग वाइंडिंग को रिमूव कर देगा। तो नाउ एप्लीकेशन हम पढ़ते हैं। जो स्प्लिट फेज है उसका यूज़ जो है हम कहाँ करते हैं। दिस आर यूज एज हैवी लोड एप्लीकेशन सच एज फ्रीक्वेंट, जहाँ मतलब बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग मतलब फ्रीक्वेंट स्टार्टिंग और मतलब किसी मोटर को बहुत जल्दी जल्दी स्टॉप और ऑफ या ऑन करना होगा वहाँ हम यूज करते हैं। यूज इन एयर कंडीशन, एसी में यूज होता है, कंप्रेशर, रेफ्रिजरेटर, अदर एप्लीकेशन। सबका एप्लीकेशन आप याद रखिएगा और आपके एग्जाम में आए तो आप लिख लीजिएगा। तो नाउ हम दूसरे मोटर की बात करते हैं। दूसरा हमारा स्टार्टिंग मोटर होता है कैपेसिटर रन मोटर। इसमें जो है कैपेसिटर दो हम कैपेसिटर ऐसा यूज करेंगे कि जो स्टार्टिंग में भी रहे और रनिंग में भी रहे। क्योंकि रनिंग में भी रहेगा तो देखिए आपके जो फ़ैन आपके घर में आता है उसमें कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन होता है। यहाँ पे हम कैपेसिटर रिमूव इसलिए कर रहे थे क्योंकि लॉसेज ना हो। यहाँ पे हम कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो हमारे जो पावर फैक्टर है उसको इम्प्रूव करे, जिसके कारण हमारा जो है जो मोटर है बहुत स्मूथ रन करे। तो ये हम दूसरा टाइप का स्टार्टिंग मेथड पढ़ रहे हैं। कैपेसिटर स्टार्ट in series with starting associated with centrifugal switch and also another capacitor is connected to parallel with starting winding। ठीक है। तो यहाँ पे हम कैपेसिटर जो होगा स्टार्टिंग में भी यूज करेंगे और मतलब जो रनिंग में भी हम यूज करेंगे। तो ये हमारा कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन का कुछ थ्योरी है। उसके बाद हम जब इसके डायग्राम से समझाएंगे तो आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। तो दिस कैपेसिटर इज यूज टू स्टार्ट द मोटर इनिशियली until attain sufficient speed. After that, capacitor is disconnected by opening the switch, but after capacitor is connected in parallel with running condition। मतलब इसमें कैपेसिटर जो यूज करेंगे, देखो यहाँ पे हम सबसे पहले अगर इसके फिगर नहीं बनाएं क्या, ओ माय गॉड, चलिए फिगर नहीं लगता है इसका बनाया है, जब हम पढ़ रहे होंगे शायद नहीं बनाए थे। चलिए हम समझा देते हैं। जो हमारा मतलब ये अभी हमने देखा ये हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग था, ठीक है। ये हमारा ये हमारा मेन वाइंडिंग था, ये हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग था। इसमें हमारा रोटर होगा, इसमें हम कैपेसिटर की यूज करेंगे और सेंट्रीफ्यूगल स्विच, और इसमें पैरेलल में हम कैपेसिटर यूज करेंगे। ये कैपेसिटर हम इसलिए यूज करेंगे कि जो हमारा पावर फैक्टर है उसको इम्प्रूव करे और हमारा मोटर जो है बहुत ही आसानी से रन करे। बस इतना ही है। इसमें कैपेसिटर दो कैपेसिटर यूज करेंगे, एक इसको रिमूव कर देंगे बस स्टार्टिंग के बाद, और एक को परमानेंट हम रखेंगे क्योंकि हमें स्मूथ नीड चाहिए स्पीड का। तो यहाँ पे लिखा है द स्टार्टिंग टॉर्क वुड बी हाई विथ इम्प्रूव पावर फैक्टर एंड रनिंग टॉर्क इज ऑल्सो गुड। रनिंग टॉर्क भी गुड होगा क्योंकि इसमें हम कैपेसिटर को परमानेंटली यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है द स्टार्टिंग टॉर्क स्विच ऑफ बट आफ्टर रनिंग कैपेसिटर ओपन, यही लिखा हुआ है जो हम आपको समझाया। तो जो कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन होता है उसका भी यूज जो होता है हम वहीं यूज करते हैं, मतलब जहाँ हमें हैवी लोड एप्लीकेशन वे फ्रिक्वेंट मतलब जहाँ एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर पंप में इसका यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारा होगा कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। अब हम परमानेंट कैपेसिटर की बात करते हैं।
द कैपेसिटर इज यूज टू स्टार्ट द मोटर इनिशियली एंड इट्स ऑल्सो रिमेन ड्यूरिंग द रनिंग कंडीशन। देखिए अभी तक हमने एक स्प्लिट फेज बना, स्प्लिट फेज में हम फेज को स्प्लिट कर रहे थे, ठीक है, फेज डिफरेंस कर रहे थे। दूसरा हमने मोटर पढ़ा कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन, जिसमें कैपेसिटर एक यूज़ कर रहे थे केवल स्टार्टिंग के लिए और दूसरा रनिंग के लिए यूज़ कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट हुआ हम तीसरा मोटर स्टार्टिंग का लाए, वो तो था परमानेंट कैपेसिटर। मतलब एक ही कैपेसिटर रहेगा, वो रनिंग कंडीशन में भी वर्क करेगा और मतलब स्टार्टिंग कंडीशन में भी। तो यही लिखा हुआ है परमानेंट कैपेसिटर इज यूज टू स्टार्ट मोटर इनिशियली एंड इट्स ऑल्सो रिमेन्स ड्यूरिंग द कंडीशन टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। तो ये हुआ हमारा कैपेसिटर, मतलब स्टार्ट नहीं है, कैपेसिटर नहीं है, परमानेंट कैपेसिटर है। और इसका एग्जांपल हम बताएं तो कैपेसिटर इज यूज टू कनेक्ट इन सीरीज विद स्टार्टिंग वाइंडिंग एंड नॉट इन मतलब इसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच हम यूज़ नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल हम बताएं तो ये हमारा मेन वाइंडिंग हो गया, हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग हो गया। कैपेसिटर में देखिए यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं लगा हुआ है। और अगर इसका हम मतलब फेजर डायग्राम अगर बनाएं तो ये हमारा वोल्टेज रेफरेंस के लिए, ये हमारा IR हो गया, मतलब करेंट हो गया मेन वाइंडिंग का। ये मेन वाइंडिंग के लिए, मेन वाइंडिंग में आप जानते हैं कि जो हमारा इंडक्टेंस ज़्यादा होता है इसलिए लैगिंग नेचर। स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है उसमें रेजिस्टेंस, मतलब इसमें कैपेसिटर यूज कर रहे हैं, देखिए स्टार्टिंग वाइंडिंग, तो इसलिए ये लैगिंग नेचर, लीडिंग इन नेचर होगा, जिसके कारण फेज डिफरेंस होगा फिर और हमारा कैपेसिटर स्टार्ट हो जाएगा, मतलब जो मोटर है स्टार्ट हो जाएगा। इसका यूज होता है यूज इन हाई इफिशियंसी इम्प्रूव पावर फैक्टर, दीज आर यूज इन फैन, ब्लोअर, एयर कंडीशन, कंप्रेसर एंड रेफ्रिजरेटर। तो ये हमारा तीसरा टाइप का मोटर था परमानेंट कैपेसिटर, जिसमें हम कैपेसिटर को रिमूव नहीं कर रहे हैं, जो कि स्टार्टिंग से लेकर रनिंग तक हमारे स्टार्टिंग वाइंडिंग में रहेगा। उसके बाद हम लास्ट टाइप ऑफ मोटर पढ़ते हैं सैडेड पोल इंडक्शन मोटर। अब सैडेड पोल इंडक्शन मोटर इज सिंपल टाइप ऑफ सेल्फ स्टार्टेड इंडक्शन मोटर। ये सेल्फ स्टार्टेड होता है, कैसे? देखिए जो सिंगल फेज होता है इसको भी हमने सेल्फ स्टार्टेड बनाया। कैसे? जब सैडेड पोल करके इट कंसिस्ट ऑफ स्टेटर एंड केस टाइप रोटर, मतलब ये स्टेटर और केस टाइप रोटर मतलब कंसिस्ट करता है। द स्टेटर इज मेड अप ऑफ सैलिएंट पोल एंड ईच पोल इज स्लॉटेड ऑन द साइड कॉपर रिंग फिटेड विद a स्मॉल पार्ट टेप। द पार्ट कॉल्ड सैडेड मतलब पोल रनिंग यूजुअली इन द सिंगल। देखिए हम अगर थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको भी बोरिंग लगेगा, सीधे हम चलते हैं और हम इसके डायग्राम से समझाते हैं। देखिए सैडेड पोल क्यों कहते हैं? देखिए एक ऐसा मतलब इसका स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया है कि यहाँ पे सैडेड पोल हो गया। देखिए ये पोल जो है सैडेड है, इस पोल को सैडेड किया गया है, इतना पोल जो है रनिंग कंडीशन में रहेगा, फिर इधर इतना सैडेड है और इतना जो है रनिंग में है। ये हमारा मेन वाइंडिंग है, ये हमारा सैडेड कॉइल है और ये हमारा स्टेटर है, ये हमारा मेन वाइंडिंग है और ये हमारा सिंगल फेज जैसे सप्लाई दे रहा है। तो ये काम कैसे करता है यहाँ पे सब चीज़ लिखा होगा, अगर हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। When alternating current flow in the field winding, the alternating flux produced in field core, obviously the portion of this flux is shaded behave as a short circuit secondary transmission। देखिए इसमें जो जैसे इसमें हम जब सप्लाई देंगे तो यहाँ पे हमारा फ्लक्स क्रिएट होगा, लेकिन यहाँ पे फ्लक्स क्रिएट नहीं होगा क्योंकि सैडेड है, सैडेड रीजन है। तो यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से लिखा हुआ है कि जब हम AC सप्लाई फ्लो करेंगे अल्टरनेटिंग फ्लक्स तो फील्ड में हमारा फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, लेकिन अ पोर्शन ऑफ द फ्लक्स लिंक विद सैडेड पोल विच बिहेव एज शॉर्ट सर्किट, और ये सेकेंडरी ट्रांसफार्मर की तरफ बिहेव करेगा। तो इससे क्या होगा? द वोल्टेज इज इंड्यूस इन द सैडेड कॉयल सर्कुलेटिंग इन इट एंड इंड्यूस करंट प्रोड्यूस द फ्लक्स अपोजिट टू मेन फ्लक्स। जो मेन फ्लक्स होगा इसके अपोजिट होगा। देखिए यहाँ पर सैडेड हम किए हैं तो जो इधर फ्लक्स होगा इसके अपोजिट इसमें होगा। तो यहाँ अपोजिट होने के कारण क्या होगा, इसमें मतलब फ्लक्स का डिफरेंस हो जाएगा। और इसमें एक अगर इधर चल रहा है तो एक इधर चलेगा, अपोजिट चलेगा, जिसमें डिफरेंस होने के कारण ये हमारा जो है ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। देखिए इसका आपको समझना है, बिल्कुल वर्किंग समझना है, तो वर्किंग हम इस वीडियो में नहीं समझा पाएंगे क्योंकि वर्किंग सैडेड पोल का समझाने के लिए कम से कम 20 मिनट या 15 मिनट चाहिए। इसका एक बहुत बड़ा फिगर होता है, उस फिगर से 6 मतलब देखिए 6 स्टेप में ये काम करता है। और अगर 6 स्टेप को हम समझाने लगे तो ये खुद वीडियो का लेंथ 2 घंटे का ऊपर चला जाएगा, जो कि न तो आप देखेंगे न मेरे पास इतना टाइम है कि मैं आपको इतना हेल्प करूं, क्योंकि मुझे भी पढ़ना है। तो नाउ अगर आपको पढ़ना है तो मैं आपको प्रिस्क्राइब करूंगा कि मैंने इसका वीडियो बनाया है। आप जानते होंगे कि लेक्चर वाइज पूरा अगर आप एक बार सर्च करेंगे मेरे वायरलेस एरा मतलब चैनल पे, तो मशीन जो सेकंड है उसका सभी वीडियो पड़ा हुआ है लेक्चर वाइज। तो सैडेड पोल आप डालिएगा, सैडेड पोल बाई वायरलेस एरा, और उसके बाद मे बी ये वीडियो जो होगा 7 से 8 मिनट का होगा, उसको देखिएगा, वहाँ से आपको बिल्कुल इसका वर्किंग समझ में आएगा। ठीक है,
तो नाउ जैसे हमने बताया कि ये जो होता है ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें सैडेड वाइंडिंग को ऐसे हम डिज़ाइन ही करते हैं कि हमारा एक, अगर इधर हमारा फ्लक्स जा रहा है तो दूसरा इसके मतलब फेज डिफरेंस करके मतलब फ्लक्स क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही फ्लक्स क्रिएट होगा इसमें फेज डिफरेंस होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंस देयर इज टाइम स्पेस एंड डिस्प्लेसमेंट में मतलब फ्लक्सेस में डिफरेंस होगा और हमारा फ्लक्स जो प्रोड्यूस होगा वो रोटर को रोटेट करा देगा। तो फिर से मैं कहता हूँ कि अगर समझ में ना आए तो आप प्लीज़ चले जाइए और देखिए, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। So now if I talk about the application of started pole induction motor, the most कॉमन अप्लीकेशन इस टेबल फैन में यूज़ करते हैं, एग्जॉस्ट फैन में यूज़ करते हैं, हेयर ड्रायर में यूज़ करते हैं, एयर कंडीशन में यूज़ करते हैं हम साइडेड कूल का, ठीक है। इट्स ऑल्सो यूज इन रिकॉर्ड प्लेयर एंड टैप रिकॉर्डर, स्लाइड प्रोजेक्टर, जो भी है इसका एप्लीकेशन है, यहाँ हम साइडेड कूल इंडक्शन मोटर का यूज करते हैं। तो नाउ जितने टाइप के हमारे इंडक्शन मोटर थे सिंगल फेज, उसको हमने बहुत अच्छे से कवर किया, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं एसी सीरीज़ मोटर, जो कि आपके एग्ज़ाम में आता है। एक ऐसा मोटर है एसी सीरीज़ मोटर जिसको हम एसी सप्लाई दे के भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। एसी सीरीज़ और एसी मतलब एसी सीरीज़ ऐसा मोटर होता है जिसको डीसी सप्लाई भी दे के हम स्टार्ट करेंगे। तो ये आपके एग्ज़ाम में शायद उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आता है। देखिए जितने भी हैं सबको हमने लिया है और सबको हम समझाएंगे। जो एसी सीरीज़ मोटर होता है इट्स ऑल्सो नोन एज मॉडिफाइड एसी सीरीज़ मोटर, मतलब ये एसी और डीसी दोनों चलता है। द कंस्ट्रक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिमिलर टू मतलब सीरीज़ मोटर, बट ड्यू टू गिवन एसी सप्लाई द सीरीज डीसी मोटर है फॉलोइंग विल हैपन, वही हम समझेंगे। एन एसी सप्लाई विल प्रोड्यूस अनडायरेक्शनल टॉर्क। आप जानते होंगे कि एसी सप्लाई अगर सिंगल देंगे तो इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्लिप बनेगा, जिसके कारण ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होगा, लेकिन जो हमारा डीसी मोटर होता है वो सेल्फ स्टार्टिंग होता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसी अगर आएगा तो इसमें एडी करंट लॉसेज होगा योक में, और हीट हमारा जो होगा गर्म हो जाएगा। तो ये हमारा एसी देने का डिसएडवांटेज होता है, लेकिन डीसी देंगे तो कोई इसमें हिस्टैरिसीस लॉस नहीं होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होता ही नहीं है। जब फ्रीक्वेंसी नहीं होगा तो हिस्टैरिसीस लॉस क्यों होगा, क्योंकि हिस्टैरिसीस लॉस का फार्मूला जानते हैं, मतलब हिस्टैरिसीस लॉस की बनना है तो वो मतलब फ्रीक्वेंसी पे हमारा जो हिस्टैरिसीस होता है, अगर बी 0.1.6 मैक्सिमम एफ इंटू वी होता है हमारा हिस्टैरिसीस लॉस का फार्मूला, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी आ रहा है। तो हमारा एसी जब मतलब अल्टरनेटिंग करंट आएगा तभी हमारा एडी करंट या हिस्टैरिसीस लॉसेज होता है। तो इतना हम डीप नहीं जाएंगे, जो भी है हम बस बता रहे हैं। जैसे ये खत्म हुआ हमारा वन शॉट, जो हमारा टास्क था वो हमने कंप्लीट किया। अब आपका पारी है 1 यूनिट से लेकर 3rd 4th 5th हमने पूरा यूनिट का कवर कर दिया। अब मेरा भी पारी है, थोड़ा मैं भी पढ़ लूँ। तो नाउ अप टू यू, हमने आपको वन शॉट दे दिया, आप कैसे पढ़ते हैं इट्स योर ड्यूटी। द स्पार्किंग एट द ब्रश, मतलब अगर हम एसी यूज़ करेंगे तो इसमें स्पार्किंग होगा, बट यूज़ ऑफ कंपनसेटिंग वाइंडिंग एवं प्रॉब्लम कैन बी ओवरकम। अब इसमें हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग यूज़ करते हैं। अब ये क्या होता है, दो टाइप का वाइंडिंग होता है, कंडक्टिवली कंपनसेटेड टाइप ऑफ मोटर और इंडक्टिवली कंपनसेटेड टाइप ऑफ मोटर। अब इसमें थोड़ा सा हम कंपनसेटिंग करेंगे और ऐसा बना देंगे कि ये डीसी और एसी दोनों के लिए हमारा जो सीरीज़ मोटर है वो मतलब काम करे। तो CCTM मतलब कंडक्टिवली देखिए CCTM का फुल फॉर्म कंडक्टिवली कंपनसेटेड हमारा टाइप ऑफ मोटर। ये ऐसा मोटर होता है जिसमें कि टाइप ऑफ मोटर वाइंडिंग कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब सीरीज में हम फील्ड वाइंडिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। द टाइप ऑफ मोटर द वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर सर्किट, द एक्सिस इज कंपनसेटेड 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल टू मेन फील्ड। जो हमारा देखिए ये हमारा कंपनसेटेड वाइंडिंग है और मेन फील्ड के ऐसे किया जाता है कि इलेक्ट्रिकली इसमें 90 डिग्री का मतलब 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल का फेस शिफ्ट होता है। तो ये हमारा होगा कंपनसेटेड जो होगा ये हमारा टाइप ऑफ मोटर होगा। कंपनसेटेड कंडक्टिवली कंपनसेटेड हमारा ये टाइप ऑफ मोटर हुआ। तो इसके मोटर में हमने ऐसे फेस शिफ्ट किया कि इलेक्ट्रिकली 90 डिग्री हुआ। अगर दूसरी बात करें, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आता है आपके सिलेबस में, इसलिए हम बता दे रहे हैं। दूसरा जो टाइप ऑफ हम क्या कंपनसेटेड करते हैं, इंडक्टिवली कंपनसेटेड। दिस टाइप ऑफ मोटर कंपनसेटेड हैव नो इंटरकनेक्शन विद द आर्मेचर, आर्मेचर से कोई इंटरकनेक्शन नहीं होता। देखिए ये हमारा फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग से हमारा कंपनसेटेड वाइंडिंग का कोई इंटरकनेक्शन नहीं है। और ये भी हमारा देखिए यहाँ पे लिखा होगा कि ट्रांसफार्मर एक्शन विल बी टेक्स प्लेस, इसमें ट्रांसफार्मर एक्शन टेक्स प्लेस होगा। और इसमें प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग कारण इसमें ये हमारा प्राइमरी अगर वाइंडिंग हुआ तो हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग हुआ, इसमें इंटरकनेक्शन नहीं है। जैसे यहाँ अभी पीछे अपने पढ़ा कंडक्टिवली कंपनसेटेड, तो ये मतलब कनेक्टेड था ईच अदर, लेकिन ये जो है इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो यूज ऑफ इंटरपोल भी यूज करेंगे, इंटरपोल का यूज करेंगे। द इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ मोटर टर्म इन द हाई एफिशिएंसी, हाई एफिशिएंसी बनाने के लिए हम इंटरपोल का यूज़ करेंगे। जैसे ये आपका देखिए
ये हमारा कंपनसेटेड वाइंडिंग हो गया, ठीक है। आप जानते हो कि कंपनसेटेड वाइंडिंग अभी आपने देखा मेन वाइंडिंग के मतलब 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल होता है, उसमें हम कंपनसेटेड वाइंडिंग का यूज़ करेंगे, जिसके कारण जो होगा ये नॉन इंडक्टिव शंट रजिस्टर होगा। और एसी सीरीज मोटर विथ इंटरपोल हम यूज करके इसको मतलब बना लेंगे। तो ये हमारा हुआ ऐसा मोटर, देखिए ऐसा मोटर हुआ एसी सीरीज मोटर जिसका थोड़ा सा मतलब रोटर में मतलब मॉडिफाई करके हम इसको डीसी पे भी हम रोटेट करा लेंगे। जितना था उतना हमने बताया। आगे हम नेक्स्ट मोटर का मतलब हम बात करेंगे। नेक्स्ट मोटर होता है यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर भी सेम टाइप ऑफ वही होता है मतलब एसी सीरीज मोटर, जो कि यूनिवर्सल मोटर इज ऑल्सो टाइप ऑफ मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशल मोटर विच डिजाइन टू रन ऑन डीसी सप्लाई एंड एसी सप्लाई दोनों, एसी और डीसी दोनों के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल मोटर कहते हैं। और दिस टाइप ऑफ मोटर आर जनरली सीरीज बाउंड, जो हमने अभी बताया था, और फील्ड वाइंडिंग आर इन सीरीज, हेंस दिस प्रोड्यूस स्टार्टिंग टार्क, मतलब अच्छा स्टार्टिंग टार्क प्रोड्यूस करता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्सल मोटर इज सिमिलर टू कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर के कंस्ट्रक्शन की तरह ही होता है। फील्ड वाइंडिंग आर माउंटेड ऑन स्टेटर। आप जानते हैं कि फील्ड वाइंडिंग स्टेटर पे ही किया जाता है। देखिए यहाँ पर हम समझा नहीं रहे हैं क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो चला जाएगा। और ये एक एक मोटर को जो बहुत टाइप के मोटर हैं अभी, रिलक्टेंस मोटर, स्टेपर मोटर, सर्वो मोटर, सभी टाइप के अगर मोटर को हम समझाने लगे तो ये कम से कम 2-3 घंटे से अधिक का वीडियो बन जाएगा, जो कि मैं बस नोट्स पढ़ दे रहा हूँ, आप समझ लेना, ठीक है। तो द स्टेटर फील्ड सर्किट आर्मेचर इज लेमिनेटेड। आप जानते होंगे कि स्टेटर में फील्ड वाइंडिंग को लेमिनेटेड किया जाता है क्योंकि एडी करंट से बचना है। सब चीज़ को हमने पहले अपने वीडियो लेक्चर में बताया है, अगर आपके पास टाइम है देन यू कैन गो, ठीक है। द रोटर इज ऑफ वाइंडिंग, जो भी लिखा है वाउंड, वाउंड टाइप मतलब हम यूज करते हैं। और स्क्यूड स्लॉट होता है। स्लॉट को स्क्यूड क्यों करते हैं? क्योंकि हमें जो कोगिंग क्रॉलिंग है उससे बचना है, ठीक है। तो सब चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। वर्किंग कैसे करता है हमारा यूनिवर्सल मोटर? वेन मोटर फीडेड विथ एसी मतलब यूनिडायरेक्शनल टॉर्क प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग कनेक्टेड इन सीरीज, दे आर सेम फेज विद द पोलैरिटी ऑफ एसी, चेंजेस periodically। आप जानते हैं द डायरेक्शन ऑफ करेंट आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग रिवर्स टाइम। तो यहाँ पे अगर इसका हम मतलब वही लिखा है वर्किंग कैसे करता है, दोनों के लिए वर्किंग करेगा, डीसी के लिए एसी के लिए, इसलिए उसका नाम जो था यूनिवर्सल मोटर था। और ये फुल लोड हमारा स्पीड है और ये फुल लोड टॉर्क है। इसके बीच में जब हम मतलब इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो डायरेक्ट करंट के लिए थोड़ा जो मतलब देखिए डायरेक्ट करंट के लिए हमारा जो टार्क और स्पीड में जो रिलेशन आएगा वो थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें लॉसेस कम होता है भैया, लॉसेस कम होता है। इसमें कोई ईडी करंट नहीं होता है, ठीक है, कोई हिस्टैरिसीस लॉसेस नहीं होता है, इसलिए इसका जो थोड़ा स्पीड जो आएगा टॉर्क स्लिप ये ऊपर आएगा, लेकिन अल्टरनेटली करंट का थोड़ा सा नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें लॉसेस होता है। तो जो यूनिवर्सल मोटर था उसके बारे में भी हमने बहुत अच्छे से आपको समझाया। देखिए बोलते बोलते हालत ख़राब हो गई है, लेकिन हम जस्ट ख़त्म ही करके हम मानेंगे। तो जो यूनिवर्सल मोटर होता है अगर उसका एप्लीकेशन हम बात करें तो इस यूज इन वेरियस मशीन, जैसे स्विंग मशीन, जो सिलाई मशीन होता है। देखिए सिलाई मशीन में हम एसी सप्लाई दे के भी उसको चला सकते हैं अगर सिलाई मशीन आपके घर पे है, और उसको हम डीसी सप्लाई दे के भी हम यूज़ कर सकते हैं। जो वैक्यूम क्लीनर होता है, जो ड्रिलिंग मशीन होता है, वो ऐसा मशीन होता है जिसको कि हम एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई दोनों दे के हम चला सकते हैं। एक मिनट थोड़ा पानी पी लें। हाँ तो चलिए, जैसा कि हमने बताया कि अभी हम आपको बता रहे थे, ये हमने स्पीड लोड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक बताया। स्पीड और टॉर्क के बीच में अल्टरनेटिंग करंट लेगा तो लॉसेस ज़्यादा होंगे, इसलिए इसका नीचे थोड़ा बनेगा, डायरेक्ट करंट में थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। तो ये हमारा था कौन सा मोटर था भैया? बहुत टाइप के मोटर आते हैं यार, पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। सिंगल फेज का यूनिवर्सल मोटर होता है, ठीक है। आगे जो है हम पढ़ने वाले हैं रिलक्टेंस मोटर। और रिलक्टेंस मोटर क्या होता है? रिलक्टेंस मोटर इज ऑल्सो नोन एज सिंगल फेज सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर। यहाँ पे सिंक्रोनस आ गया। सिंक्रोनस मतलब क्या कि इसमें जो रिलक्टेंस का यूज करके हम इसका स्पीड जो है कांस्टेंट बनाते हैं, और कांस्टेंट बनाते हैं इसलिए सिंगल फेज एसी का यूज करके हम ये करते हैं, इसलिए इसका नाम सिंगल फेज सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर हुआ। तो कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें भी स्टेटर होगा। स्टेटर ऑफ द मोटर हैज़ मेन वाइंडिंग, एक्सिलरी वाइंडिंग। जैसे कि हम अभी तक सिंगल फेज में पढ़ते हैं कि स्टार्टिंग वाइंडिंग होगा, एक्सिलरी वाइंडिंग होगा। स्टेटर इज सिमिलर टू सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, राइट। आगे हम बात करते हैं रोटर की। तो रोटर में ही हम सब खेल करने वाले हैं, इसलिए इसका नाम हमारा रिलक्टेंस बना। हम रिलक्टेंस का यूज करके इसको बनाएंगे। द रोटर ऑफ रिलक्टेंस मोटर इज स्क्वायरल केज विथ सम रोटर टीथ इज रिमूव। देखिए हम ऐसा इसका रोटर बनाते हैं, ऐसे रोटर बनाते हैं। देखिए एक टीथ ऐसे हुआ, ठीक है, इसमें रिलक्टेंस हो गया, फिर हम आगे लेंगे टीथ में
जैसे ये इसका 63 होता है, तो यहाँ पे एयर गैप ज़्यादा कम होता है, तो इसमें रिलक्टेंस ज़्यादा कहीं कम होने लगता है। तो ड्यू टू रिलक्टेंस, मतलब रिलक्टेंस ज़्यादा कम होने के कारण ही ये जो होता है स्टार्टिंग हो जाता है। तो हमने लिखा है कि द रोटर ऑफ रिलक्टेंस मोटर स्क्वायरल केज विथ सम रोटर टीथ रिमूव इन सर्टेन प्लेस प्रोवाइड द डिजायर नंबर ऑफ सलिएंट रोटर, राइट। और ये टाइप के रोटर जो होता है फोर पोल रिलक्टेंस टाइप ऑफ सिंक्रोनस मोटर। इसका फिगर शायद हम लेना भूल गए हैं, एक बार आप देख लीजिएगा। रिलक्टेंस टाइप का मतलब जो मोटर होता है उसका कंस्ट्रक्शन कैसे बनता है, जैसे हमने बताया वैसे ही बनता है, लेकिन एक बार आप देख लीजिएगा। और इसीलिए इसको सिंक्रोनस मतलब रिलक्टेंस देख रहे हैं ना, रिलक्टेंस इसमें हो जा रहा है, एयर गैप ज़्यादा कम हो जा रहा है, जिसके कारण ही हम इसकी रिलक्टेंस का यूज करके हम इसको रोटर को रोटेशनरी बना देते हैं। तो यही हमने बताया। वर्किंग कैसे करता है, व्हेन मोटर अटेन 75% ऑफ स्पीड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज डिस्कनेक्टेड। स्टार्टिंग में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसमें भी यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल स्विच जैसे अटेंड करता है हम रिमूव कर देते हैं। वाइंडिंग वाइंडिंग एंड मोटर कंटिन्यू स्पीड एज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है, मेन वाइंडिंग की तरह ही इसका यूज करते हैं। और अगर टॉर्क इज प्रोड्यूस ड्यू टू टेंडेंसी ऑफ मोटर अलाइंड इन द सेल्फ ऑफ मिनिमम रिलक्टेंस। आप जानते होंगे, देखिए क्या होता है, ये कैसे होता है, देखिए एक बार समझा ही देते हैं। ऐसे हमारा रोटर का डिज़ाइनिंग होता है। देखिए रोटर का डिज़ाइनिंग ऐसे होता है कि यहाँ पे रिलक्टेंस मतलब ज़्यादा होगा क्योंकि एयर गैप ज़्यादा है। देखो यहाँ पे ज़्यादा रिलक्टेंस होगा, ऐसा मोटर होता है। यहाँ पे कम होगा, तो ड्यू टू, आप जानते हो कि कोई भी चीज़ जहाँ कम रिलक्टेंस होता है वहाँ जाना चाहती है, वही लिखा है ड्यू टू व्हेन द, यहाँ पे लिखा है इट्स सेल्फ मिनिमम रिलक्टेंस। हमारा मिनिमम रिलक्टेंस की तरफ हमारा मोटर जाना चाहेगा, जो कि फेज डिफरेंस हो जाएगा। फेज डिफरेंस होने के कारण हमारा जो रोटर है रोटेट करने लगेगा। तो यहाँ पे देखो हमने रिलक्टेंस का यूज किया, रिलक्टेंस का यूज करके हमने मोटर को सेल्फ मतलब स्टार्ट बना दिया। और व्हेन द स्पीड ऑफ मोटर इज क्लोजेस्ट टू सिंक्रोनस स्पीड द रोटर पुल इन सिंक्रोनिज्म। और एक बार सिंक्रोनिज्म में हो जाएगा तो एक कांस्टेंट स्पीड से रोटेट करने लगेगा। तो यही हमारा जो था, हमारा देख सकते हैं इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक। हम अगर टॉर्क स्लिप बनाए तो ऐसे बनता है। देखिए सबसे पहले हमारा टॉर्क हो गया, स्पीड हो गया। सबसे पहले मेन वाइंडिंग के कारण, एक्सिलरी मेन वाइंडिंग के कारण आप जानते होंगे इतना होता है। जो मेन वाइंडिंग और एक्सिलरी वाइंडिंग का अगर दोनों का देखें तो इसमें मेन वाइंडिंग एक्सिलरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इसका टॉर्क पहले मिलेगा। तो दोनों जब मतलब एक साथ आएंगे तो पुल इन टॉर्क, टॉर्क जो का सिंक्रोनिज्म में हमारा अचीव कर लेगा। और ये जो इतना होता है ऑपरेटिंग टॉर्क होता है। वही अगर अगर आगे बताएं, देखिए यहाँ सिंपली बताएं कैसे होता है काम इसका। तो सबसे पहले हमारा मेन वाइंडिंग का ये हमारा टॉर्क स्लिप, फिर हमारा एक्सिलरी वाइंडिंग का ये, और आफ्टर सिंक्रोनिज्म अचीव कर लेगा तो ये हमारा होगा इसका फिगर। हमारा टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक हुआ किसका, हिस्टैरिसीस मोटर का। नाउ इसका एप्लीकेशन देखें तो इट इज़ यूज फॉर मेन, इट इज़ यूज फॉर मेनी कांस्टेंट स्पीड एप्लीकेशन। जहाँ कांस्टेंट स्पीड की नीड होगी वहाँ हम इसका यूज करते हैं, जो हमारा रिलक्टेंस मोटर होता है। जैसे कि क्लॉक टाइमर में हम इसका यूज करते हैं, फिर से सिंगलिंग डिवाइस में यूज करते हैं, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में इसका यूज करते हैं। और इसका एडवांटेज की हम बात करें तो जो हमारा सिंगल मतलब सिंगल फेज जो कि हम रिलक्टेंस मोटर पढ़ रहे हैं, मेंटेनेंस इज बहुत ही आसान होता है और लो कॉस्ट में मिल जाता है, नो स्लिप रिंग इज यूज। और इसमें जो लॉसेज होता है रिलक्टेंस उसका यूज करके हम इसको मतलब रोटेशनरी बना देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा हमारे लिए मतलब बात है कि हम जो मतलब रिलक्टेंस मोटर होता है, रिलक्टेंस जो होता है जानते होंगे कि ये हमारे लिए मतलब लॉसेस के रूप में हम इसको यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको एडवांटेज में लेके हम मतलब मोटर को स्टार्टिंग कर दे रहे हैं। अब लास्ट मोटर, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम कह सकते हैं हिस्टैरिसीस मोटर। अब सोचो यार, हिस्टैरिसीस एक हमारे हमारे लिए लॉसेस के लिए काम कर रहा था, लेकिन यहाँ पे हिस्टैरिसीस मोटर जो होता है वो हम यहाँ पे एडवांटेज में ले रहे हैं। इट इज़ अ सिंगल टाइप ऑफ मोटर वेयर, मतलब बहुत जल्दी हम बता रहे हैं हिस्टैरिसीस इफेक्ट को यूज करके, बस वही है। इसको वर्किंग मॉडल बनाते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेटर इज यूजिंग परमानेंट कैपेसिटर यूज करते हैं स्टेटर में, और वैल्यू ऑफ कैपेसिटर इज सो एडजस्टेड रिजल्टेंट इन फ्लक्स रिवॉल्विंग सिंक्रोनिज्म। हम ऐसा कैपेसिटर को यूज करते हैं कि हमारा सिंगल फेज जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो हमारा जो है रिवॉल्विंग एट सिंक्रोनस स्पीड। रोटर जो कंसिस्ट ऑफ, इसका रोटर कैसे होता है देखो, रोटर ऐसे बनाते हैं। रोटर कंसिस्ट ऑफ स्मूथ सिलेंडर ऑफ मैग्नेटिक हॉट स्टील, जो स्पेशल मैग्नेटिक मटेरियल का बनाते हैं, जो कि हिस्टैरिसीस रिंग का होता है ये आउटर लेयर। और जो इनर लेयर होता है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का बनाते हैं, जो कि एल्युमिनियम का होता है। ये और बीच में सॉफ्ट हो गया। तो क्या होता है, द रोटर ऑफ द स्मूथ सिलेंड्रिकल ऑफ मैग्नेटिक हार्ड स्टील का बनाते हैं विदाउट वाइंडिंग और तीत, मतलब इसमें कोई वाइंडिंग या तीत नहीं होता है। तो ये अभी आगे आप इसमें शायद दिया होगा कि नहीं, ब्रशलेस इंडक्शन मोटर, फिर से सर्वो मोटर, बहुत टाइप के मोटर हैं, लीनियर इंडक्शन मोटर, स्टेपर मोटर, सर्वो मोटर, बहुत टाइप के मोटर हैं। तो उतना कवर शायद आपके आपकी लेवल, आपकी बीटेक में उतना नहीं दिया हुआ, जितना दिया था उतना मैंने देख के इसमें लिया है। तो डिप्लोमा में हमने और ज़्यादा मोटर्स पढ़ा है। तो बस यहीं तक।
वही वर्किंग हम पढ़ें तो स्टार्टर एनर्जाइज बाई सिंगल फेज से सप्लाई, और इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ड्यू टू डैट जो भी हिस्टैरिसीस लॉसेज होगा, हिस्टैरिसीस लॉसेज कारण हमारा मोटर जो होगा रोटेशनरी मोटर में हो जाएगा। बस यही है कि जैसे हमारा देखिए यहाँ पे अगर हम आगे बात करें तो ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। ड्यू टू मतलब टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आप जानते होंगे साइन अल्फा के बराबर होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, और जिसके कारण हमारा मतलब टॉर्क जो होगा हिस्टैरिसीस लॉसेज होने के कारण इसमें फेज शिफ्ट होगा। मतलब मेन जो है ना फेज शिफ्ट करना है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, कैसे भी फेज शिफ्ट हुआ हमारा रोटर जो होगा सिंगल फेज जो हम सप्लाई दे रहे हैं उसके कारण हमारा रोटेशनरी होने लगेगा। तो बस इतना इसमें हमारा कंसेप्ट है, यही हमारा कंसेप्ट समझना है कि कैसे हम फेज शिफ्ट करें, क्योंकि जब तक फेज शिफ्ट नहीं होगा हमारा मेन वाइंडिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग में हमारा रोटर रोटेट ही नहीं करेगा। क्योंकि फिर से मैं बता रहा हूँ कि इसमें फॉरवर्ड फ्लक्स होता है, बैकवर्ड फ्लक्स होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, इसका भी टू इसका भी टू, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन होता है। अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण ये जो होता है हमारा मतलब सेल्फ स्टार्टेड नहीं होता है। तो ये हमने देखा हिस्टैरिसीस मोटर। उसके बाद हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिस्टैरिसीस मोटर। इट कैन एक्सेलरेट सिंक्रोनाइज एट द इन नो लोड पे भी हमारा ये ऑपरेट होता है। और ये जो होता है जो हमारा हिस्टैरिसीस मोटर होता है वो नॉइज लेस होता है, इसमें कोई नॉइज़ नहीं होता है। अगर इसका एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन वाइल ऑडियो मतलब इसका यूज होता है ऑडियो रिकॉर्डिंग में हम इसका यूज़ करते हैं, जहाँ की नॉइज लेस जो स्टैटिक मोटर होता है नॉइज लेस ऑपरेशन एंड इट इज़ यूज इन इलेक्ट्रिक क्लॉक। देखिए बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, इसको हम तो कुछ बोल नहीं सकते, इट्स माई रूम में, जिसको समझ में नहीं आ रहा तो क्या कर सकते हैं, वो कोई बात नहीं। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि हमारा जो चैप्टर है ये ख़त्म हुआ। तो लास्टली बहुत ही आई एम हैप्पी कि जो 5 यूनिट का हमने पहले से टारगेट बनाया था 5 यूनिट कवर करने का, 5th यूनिट पूरा हमने कवर किया मशीन का, फर्स्ट से लेकर 5th यूनिट। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू जितना हो सके लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, जितना हो सके इसको मतलब इसका पॉजिटिव निगेटिव फीडबैक दीजिए, जो कि हम आगे आने वाले जो 6 सेमेस्टर का आपका वीडियोज़ है उसको हम अच्छे से अच्छे बना सकें। तो वेरी वेरी यू थैंक्स यू हैव थैंक यू।